सियासी हलकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਧੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਸੜਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 200 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਿਜਲੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਜੇਜੇਪੀ ਅਤੇ भाजपा नु छड़ के किसी नाल भी गठजोड़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद है जो आप इतनी संख्या में हमारी बात सुनने आए हो। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमने संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया है। गठन करने के पीछे जो कारण है वो ये है कि देश के अंदर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सारी आज कारपोरेट की गुलाम होगी। खास तौर पे जितनी आज तक सत्ता में पार्टियां रही, किसी ने जो निचला तबका है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, रिक्शे वाला है, रेडी फड़ी वाला है, दुकान वाला है, उनके बारे पॉलिसी नहीं बनाई। कारपोरेट के बारे सारी पॉलिसियां बनी। और आज देश की जो हालत है वो राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है। पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, यानी या तो चौधर के लिए राजनीति करते हैं या पैसा कमाने के लिए राजनीति करते हैं। और इस तरह की नीति रखने से देश की आज जो पोजीशन है वो ये हो गई है कि आज 23 करोड़ लोग देश में ऐसे हो गए हैं जो 2 वक्त की रोटी खाने में सक्षम नहीं है। 80 करोड़ लोग ऐसे हो गए हैं जो सरकार के रहमो करम पे, सरकार की भीख पे जिंदा है। आज शिक्षा का व्यापारीकरण है, आज स्वास्थ्य का व्यापारीकरण है, आज खेती का भी व्यापारीकरण कर चले थे। तो आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। इन नीतियों को सुधारने की जरूरत है और राजनीति में जो है वो अच्छे लोगों को प्रवेश कराने की जरूरत है। सड़कों की लड़ाई अभी तक लड़ी, पिछले 32 साल से हम सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों की लड़ाई लड़ने से कानून को कुछ देर के लिए रुकवाया जा सकता है, कुछ देर के लिए उसको उससे राहत मिल सकती है, लेकिन बाद में फिर उसी ढर्रे पे आ जाते हैं और एक के बाद एक सरकार ऐसे कानून बना के जिससे आम जनता को निचोड़ा जा सके और बड़े पूंजीपतियों को पाला जा सके। तो इस प्रथा को तोड़ने के लिए, देश को बचाने के लिए जो है हमने पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। और इसमें आपके माध्यम से हम सारे भाइयों को संदेश ये देना चाहते हैं कि जो लोग अपने देश को बचाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, बहुत से लोग तो पैसा कमाने के लिए या चौधर करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि जो लोग देश को बचाने के लिए राजनीति करना चाहते हैं उन सबको एक मंच पे आना चाहिए, उन सबको सहयोग करना चाहिए, उन सबको पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसलिए जो है हमने इस पार्टी का गठन किया है, जिसपे अभी काम शुरू कर दिया है और आज उसकी पहली कॉन्फ्रेंस हम आपसे कर रहे हैं। तो जिला वाइज जब हरियाणा के सभी जिलों में एक राउंड करेंगे, तो ये आज से शुरू कर दिया है। और आपके माध्यम से हम एक संदेश लोगों को देना चाहते हैं कि ये पार्टी गरीब लोगों के लिए, आम जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। सड़क की लड़ाई भी जारी रहेगी और विधानसभा संसद की लड़ाई भी जारी रहेगी। गुरनाम सिंह जी, आज हाई कोर्ट की दिए हुए समय सीमा का अंतिम दिन है, लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि हम रास्ते नहीं खोलेंगे, बल्कि धारा 155 भी लगा दी है। पहली बात तो मेरी बेनती ये है कि आप जिस मुद्दे पे हम आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो मुद्दा फिर भटक जाता है। आपके सवालों का जवाब भी मैं दूंगा, लेकिन उसका अच्छा है कि आप लास्ट में ले लें। लेकिन सर किस तरह से भी आप चुनाव लड़े, आपने दूसरे जो किसान संगठन कह रहे हैं कि किसान संगठन राजनीति में
ये कौन से संविधान में लिखा है कि किसान संगठनों का काम राजनीति में आना नहीं है? आप इतिहास उठा के देखिए। देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसान वर्ग का है या मजदूर वर्ग का। देश को आजाद रखने में, यानी कि अगर हम सेना की बात करें, सेना में सबसे ज्यादा जो है वो किसान वर्ग से है, मजदूर वर्ग से है। आप अगर आंतरिक सुरक्षा की बात करें, पुलिस में ज्यादा किसान वर्ग से हैं या मजदूर वर्ग से हैं। किसी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला का बेटा या जो ये बड़े बड़े राजघराने हैं, परंपरागत राजघराने हैं, जिसको हम कहते हैं कि राजनीति तो उनको करनी चाहिए, जिन्होंने देश को लूट के अपने परिवार पाले हैं, जिन्होंने देश को लूट के अरबपति खरबपति बने हैं। हमारे दिमाग में भावना है कि राज उनको करना चाहिए। ये उन लोगों द्वारा फैलाई गई एक भ्रांति है। राज में तो आना ही किसान मजदूरों को चाहिए। क्यों? देश की आजादी की लड़ाई में हमें वोट का अधिकार मिला है, जिसकी वोट उसका राज। लेकिन क्या हुआ है, इस भ्रांति से कि किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, जिसके नोट उसका राज हो गया। हम 80% वोट के मालिक हैं, अगर किसान मजदूर एक तरफ हो गए। 80% के वोट का मालिक भिखारी है और 1% जिनकी वोट है, केवल 1%, वो उनके पास पूरे देश का पैसा है, पूरे देश की सत्ता है। आज पैसे वाले आधे लोग राज्यसभा के मेंबर हैं, पार्टी को 100 करोड़ देते हैं तो राज्यसभा को सीट खरीद लेते हैं, यानी राजनीति का व्यापारीकरण करते हैं। पैसे वाले का राज है, पैसे वाले की एडवर्टाइजमेंट है, और उन्होंने ये मिसगाइड कर दिया है जनता को कि किसानों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जो आदमी पिछले 20 साल से 30 साल से लोगों के लिए लड़ रहा है, अगर वो राजनीति में जाएगा तो कम से कम उनसे तो शुद्ध ही होगा। ये इस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता कि किसानों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं वो लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनको ये सोचते हैं कि अगर ये लोग राजनीति में आ गए तो फिर ये कुछ करके दिखा देंगे, और जब दोनों के काम का कंपटीशन होगा, परंपरागत राजनीति राजघराने और जो किसान राजनीति में जाएं, उनके जब काम का कंपटीशन होगा तो फिर जनता एकदम बदल कर दिमाग बदल जाएगा। इसलिए किसान राजनीति में नहीं आना चाहिए, ये वो भ्रांति है। तो गुलाम जी, क्योंकि अभी आपने पार्टी बना दी है, विधानसभा चुनाव आने वाला है, महत्वपूर्ण 2 महीने का समय रह गया है, तो ऐसे में हरियाणा के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, INLD, ये 4 पार्टियां हैं, तो आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, जब पौधा लगता है हम उसको पहले दिन ये उम्मीद ना करें कि पहले दिन वो आम खड़ाएगा, हमें पहले दिन फल देगा। पहले उसको पालना पड़ता है, उसको पालने में खर्चा करना पड़ता है, उसको पालने में तकलीफें उठानी पड़ती है। लेकिन एक दिन जरूर आता है कि जब वो फल देना शुरू करता है। इस तरह हमने अभी पार्टी शुरू की है। मैं ये कह रहा हूं कि हमने हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू की है। हाँ, एक है कि हमारा जजपा से और बीजेपी से, इन दोनों से कोई समझौता नहीं होगा। बाकियों से कोई समझौता की गुंजाइश बनी तो जरूर कर लेंगे, और वरना सभी सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे जितनी हमारे में गुंजाइश। जब आप किसान आंदोलन कर रहे थे, आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगता था कि आप कांग्रेस पार्टी द्वारा बूस्टअप किए हुए लोग, तो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस से समझौता करने की बात से इनकार नहीं किया, तो कहीं ना कहीं उनकी बात सच्चाई ना। अब हमारे को उल्टा इल्जाम लगता है कि आपको बीजेपी खड़ा कर रही है, आप कांग्रेस की वोट काटोगे। पहले बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया कि इनको कांग्रेस ने फंडिंग करके आंदोलन में उतार दिया। अब कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी ने फंडिंग करके इनको चुनाव में उतार दिया, जबकि जो मतलब ये तो वो चीज होगी कि जब कुछ शब्द कहने को नहीं मिलते तब ये इल्जाम हमारे ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। क्या कोई बातचीत हुई है कांग्रेस या INLD, क्योंकि आपने और लोगों को तो मना कर? देखिए, INLD का जो था, INLD को हमने पीछे कुरुक्षेत्र में सपोर्ट किया था 1 सीट, तो उसके बाद जो है वो माहौल अच्छा है और समझौता हो सकता है। लेकिन अभी जो है हमने जो शुरू किया है, अभी तो हम देखें कि हमारा कितना फैलाव होता है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम है चुनाव में।
और उसी हिसाब पे, जिस हिसाब से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उसी हिसाब से समझौता होगा कि हम कितनी सीट पे समझौता करें। तो वो बात बहुत जल्दी नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने खुद कहा कि पैसे वालों की राजनीति, क्या किसानों के पास इतना पैसा है कि वो राजनीति कर पाए? हम रास्ता दे रहे हैं किसानों को कि 1 रुपया एक आदमी रोज जरूर दे, इस धर्म के काम के लिए। ये धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध है, इंसानों को बचाने का युद्ध है। आज जो 23 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, ये उनको बचाने का युद्ध है। आज जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, उनको बचाने का युद्ध है। आज 80 करोड़ लोग सरकार की भीख पे जिंदा हैं, उनको बचाने का युद्ध है। आज बेरोजगार अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, माँ बाप से बिछड़ रहे हैं, इससे बड़ी चोट क्या होगी? उनको बचाने का युद्ध है, अपनी अगली पीढ़ी को बचाने का युद्ध है। आपकी पार्टी क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या रहेंगे अगर चुनाव मैदान में आप? उसके हम वैसे तो आपको पर्चे दे देंगे, और पर्चे के बाद में जाके ले आओ, तो सागर तो पर्चे ले। तो मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है कि 5 लाख रुपया जो है एक बेरोजगार को जो है हम देंगे अपना रोजगार खोलने के लिए, ताकि वो विदेश में। जो स्वास्थ्य है, अब एक तरफ मरीज पड़ा है, डॉक्टर को वो गाहक नजर आ रहा है, डॉक्टर को वो शामी नजर आ रही है, उसको लूटने का प्रयास करते हैं। सारा हम स्वास्थ्य सेवाएं सारी फ्री करेंगे। एक शिक्षा है, शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया। कितना ही अच्छा बालक हो, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो बड़ी डिग्री नहीं ले सकता। हम पूरी शिक्षा फ्री करेंगे। तो जो एमएसपी है, एमएसपी सेंट्रल सरकार खरीदे ना खरीदे, हर स्टेट खरीद सकती है, हम खरीद देंगे बिल्कुल। दाना दाना जो फसलें हरियाणा में पैदा होती हैं, वो सारी एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। जितने भी हरियाणा के मुद्दे हैं, पानी का मैटर है, बरसाती पानी जो है वो अगर 100 लीटर बारिश हो रही है तो 77 साल की आज़ादी के बाद भी आज तक 25 लीटर, 100 लीटर में 25 लीटर पानी प्रयोग कर पाए हैं। 75 लीटर वापस समुद्र में चला गया है। हम उस पानी को बांधेंगे, तालाब बनाएंगे, उन तालाबों में छोड़ेंगे, ये प्लानिंग करेंगे। और नदियाँ, जो बरसाती नदियाँ हैं, उनसे बाढ़ ना आए, उनको 10 फुट गहरी करके किनारे सीमेंटेड करेंगे, ताकि बाढ़ तो किसी हाल तक आए ही ना। अब बारिश होती है, उससे तबाही मचती है, और वो पानी तबाही मचाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता है। उस पानी को सिंचाई के लिए बांधेंगे, उस पानी को जो है बाढ़ से बचाएंगे। और 12,000 रुपये पर एकड़ तेलंगाना की तर्ज पे किसान को मिलेंगे खेती करने के लिए। 12,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष। और इसी तरह से जो है, जो बेरोजगार हैं, उनका भी जो मैंने 5 लाख की बात की, वो भी वापस नहीं लेना, वो भी उनको फ्री में रोजगार करने के लिए देंगे। जो मजदूर लोग हैं, बिना मकान वाले हैं, उनको 200 गज का प्लाट और उसमें मकान, 2 कमरों का मकान बना के देंगे। तो और इसमें और भी जो है मांगे हमने लिखी हैं, और जो हम वादे जनता से कर रहे हैं और पूरे उनको करेंगे। तो वो सारे वो है जो आम जनता के लिए है। पूंजीपतियों को आमदन ना बढ़े, गरीब लोगों की आमदन बढ़े, निचले लोगों की आमदन बढ़े, तो सारा कुछ उसके लिए है। बुढ़ापा जो पेंशन है वो 8,000 रुपये कम से कम, मनरेगा में कम से कम 200 दिन का काम, और 200 दिन का काम 500 रुपये मजदूरी। तो जो बेरोजगारी भत्ता है वो कम से कम 5,000 रुपये। तो इसी तरह से जो लघु उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको अनुदान भी देंगे और उनका टैक्स फ्री भी करेंगे, ताकि बड़े उद्योग छोटे उद्योगों को ना खाएं। तो ये जैसे खेती है, और खेती घाटे का सौदा हो गई है, इसको मुनाफे का सौदा बनाने के लिए एक तो मैंने पानी वाली बात बताई, और दूसरा हम एक और प्लान हमारे दिमाग में है कि जैसे एक गांव में 100 ट्रैक्टर हैं, उन 100 ट्रैक्टरों की गांव में जरूरत नहीं है। गांव में सोसाइटी बनाओ, और इसमें एक सोसाइटी में टोटल जितना जरूरत है गांव में मशीनरी की,
वो टोटल सरकार उपलब्ध कराए और हर किसान वहाँ से उसकी जुताई हो, और केवल जितना उसका खर्चा आता है तेल पे या जितना उसका खर्चा आता है बस उस पे उसकी जुताई हो। ताकि अब क्या है, जैसे 100 ट्रैक्टर खड़े हैं, 10 ट्रैक्टरों की जरूरत है, उन 90 जो ट्रैक्टर हैं या उनके कृषि यंत्र हैं, उसका डेप्रिसिएशन और उसका ब्याज उसने ही किसान को मार दिया। यानी ये मानिए कि इस प्लान से कम 10,000 रुपए पर एकड़ किसान को फायदा होगा, और 300 यूनिट बिजली हर घर को जो है वो फ्री मिलेगी, और शिक्षा में बता रहा हूँ सारी तरह की फ्री होगी। और एक जो ठेका प्रथा है कर्मचारियों में, और इनका बहुत थोड़े पैसे में काम कराते हैं, तो उसकी कम से कम जो है वो 25,000 रुपये महीना एक व्यक्ति की तनख्वाह होनी चाहिए, चाहे वो डेली वेज वाला है, चाहे वो किस तरह। ठेका प्रथा इसमें से खत्म हो, क्योंकि जो बेरोजगार लड़का है ठेकेदारी उससे 3,000 4,000 महीने के ले जाता है, तो वो सारा जो है वो ठेका प्रथा खत्म करके और 25,000 रुपये कम से कम पे लड़के रखेंगे जितने भी सरकारी में। आपने पार्टी का नाम रखा संयुक्त संघर्ष पार्टी। हाँ जी। और आपने किसानों की जो लड़ाई लड़ी थी वो भी संयुक्त संघर्ष समिति थी। हरियाणा में बहुत से किसानों के ऐसे संगठन हैं जो भारतीय किसान यूनियन से अलग है, क्या उन लोगों को भी अपने साथ लाने का कोई कार्यक्रम है, उनसे बातचीत? देखिए, मैं बता हटा हूं कि जो राजनीति है वो केवल किसानों के लिए नहीं, राजनीति जो है वो है सारी जनता के लिए, वो है अपने देश के लिए। अपना देश में सब कुछ है होते हुए वो चंद लोगों का ही उस पर कब्जा कर गए। चंद लोग उस पर कब्जा ना करें, वो सबके हिस्से में आए। आज जितनी प्राकृतिक संपत्ति है आप देखें, सारी प्राकृतिक संपत्ति चंद लोग उस पर हड़प गए, जबकि उस पर सबका अधिकार था। तो उन सब के लिए काम करेंगे, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हैं, उनके लिए भी हमने लिखा है कि उनको स्पेशल जगह देके लगाने की, बाजार में कोई थानेदार आके 2 डंडे मारकर उनकी रेडी बंद ना कराए। तो उन सब के लिए काम करेंगे जितने भी जो है वो आम जनता के लोग हैं, चाहे वो किसी वर्ग से हैं, उन सब के लिए काम करेंगे। रही बात कि जो और लोग यूनियन है, संगठन है, उनको मिलाने, हम ये कहते हैं कि जिनकी विचारधारा ये है कि जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो सब सादर अमन, उनको सबको मान सम्मान मिले। हाँ, जिसकी विचारधारा ऐसी हो कि उसने संगठन ही इसलिए बनाया हो कि संगठन के माध्यम से किसी को ब्लैक करके पैसे ठग लूंगा, उनसे हमारा मिल नहीं है। गांधी आपके हाथ में क्या होना भी बताया सर, लेकिन आप स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की बार मांग करते हैं, उसमें इस पर फिक्र नहीं है। देखिए, स्वामीनाथन आयोग का जिक्र नहीं है, फिलहाल हम कहाँ खड़े हैं? क्या स्वामीनाथन लागू हो गया क्या प्रदेश में? नहीं, अभी तो एमएसपी लागू नहीं है। अभी तो हमारी क्या हालत है, अभी तो जितना एमएसपी पे हमें मिलना चाहिए उससे 4 लाख करोड़ कम मिल रहा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, जितना एमएसपी पे भारत के किसानों को मिलना चाहिए उससे 4 लाख करोड़ प्रति साल कम मिल रहा है। अभी तो फर्स्ट राउंड में उसको पूरा कर लो। अभी 10% फसल बिक रही है एमएसपी पे, अभी उसको 100% पे ले जाए। अभी तो वहां खड़े हैं। अभी तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट राउंड में अभी हरियाणा में लड़ रहे हैं। लेकिन हरियाणा में तो 14 फसलों का एमएसपी पे फसल खरीदी जा रही है। तो बताइए, मक्की कहाँ खरीदी जा रही है? 1 किलो मक्की खरीदी हो तो बताइए। बाजरा 25% खरीदा गया है, सरसों 25% खरीदी गई है, कपास नहीं खरीदी गई है, सूरजमुखी में हर साल लटकाने पड़ते हैं। धान की खरीद 1 तारीख से आती है, 10 सितंबर को पक जाती है, 1 अक्टूबर से खरीद आती है, तब तक व्यापारी खरीद चुके होते हैं आदि को। तो ये सब चीजों की हम गारंटी देंगे कि सब चीजें पूरे रेट पे, जो एमएसपी है उस रेट पे सरकार खरीदेगी। कहीं बेचे सरकार उसको, वो घाटा जो होगा वो सरकार उठाएगी। क्या 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है? देखिए, अभी हमने शुरू किया है, प्लान तो 90 का है और उसके बाद पूरे देश का भी है, लेकिन वो कितना बड़ा
औहदा होगा तब उस कब फल लगेगा, वो तो टाइम लगेगा उन चीज़ों में तो। लेकिन फिलहाल हमारा ये इरादा है और उस इरादे में हम कितना लोग जोड़ पाते हैं, कितने लग पाते हैं, उसी हिसाब से लड़ेंगे फिलहाल 90। मुझे एक और ये बेनती करते हैं कि ये हमने मिस कॉल नंबर दिया है 0804 73 58 308, यानी 0804 73 58 308। जो भाई भी जुड़ना चाहे वो इस पे जुड़ सकता है और मैं पूरे अपने सभी आगे और हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।